हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस की स्टडीज करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारा आता है एलिटरेशन। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। सेम लेटर्स या सेम साउंड्स के वर्ड्स जो कि एक सेंटेंस में हो, उनके यूज को हम एलिटरेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, I saw a saw that could outsaw any other saw I ever saw। यहाँ पर एक saw का मतलब है जो वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है, सी की पास्ट फॉर्म saw, और दूसरे saw का मतलब है एक स्पेड या एक एक्स जो कि ट्री काटने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो saw का कई बार यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है, तो इसीलिए हम इसको एलिटरेशन कहते हैं। Sally sells seashells by the seashore। तो इसमें भी एस लेटर का जो है वो एलिटरेशन हुआ है, रिपीटिशन हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी एलिटरेशन है। हिंदी में जिस तरह से हिंदी ग्रामर में आपने पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार, उसी तरह से इंग्लिश में एलिटरेशन होता है। जब सिमिलर वर्ड और साउंड का रिपीटेशन हो अगेन एंड अगेन, तो हम उसको एलिटरेशन कहते हैं। एलिटरेशन का ही बिल्कुल सिमिलर एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको कि हम एसोनेंस कहते हैं। तो व्हाट इज एसोनेंस? एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड इन वर्ड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। एसोनेंस में हम वोवेल साउंड के वर्ड्स को देखते हैं जो कि बहुत ही क्लोज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू गुड, हैव गुड। यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है वोवेल साउंड डबल ओ का, रिपीटिशन ऑफ डबल ओ का यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है। डू गुड, हैव गुड, अच्छा करो और अच्छा पाओ। नो पेन नो गेन, यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है ए आई साउंड का, ए और आई का, तो ये भी एक वोवेल साउंड है। नो पेन नो गेन, ए आई पेन में भी और ए आई गेन में भी। तो इस तरह से ये एसोनेंस होता है। एसोनेंस मीन्स जब रिपीटिशन होता है वोवेल साउंड या वोवेल वर्ड का, तब उस सेंटेंस में हम एसोनेंस यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज कॉन्सोनेंस? ये एसोनेंस का ऑपोजिट होता है। जिस तरह से एसोनेंस में हमने देखा कि वोवेल साउंड का रिपीटिशन होता है, उसी तरह कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, और इसको हम एक स्पेशल टाइप का एलिटरेशन भी कह सकते हैं। एलिटरेशन के ही पार्ट्स को हम कह सकते हैं कि एसोनेंस है और कॉन्सोनेंस है। आप कॉन्सोनेंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? राइडर और रीडर, सेम साउंड जो है वो प्रोनाउंस हो रही है, बट सभी जो साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट से रिलेटेड हैं। राइडर, रीडर। माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, यहाँ पर माइक, लाइक एंड बाइक जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, और इसीलिए इस सेंटेंस में कॉन्सोनेंस का यूज किया गया है। तो जैसे जो भी इस तरह के सेंटेंस हैं जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट होती है, वहाँ पर कॉन्सोनेंस होता है। जहाँ पर सिमिलर वोवेल साउंड रिपीट होती है वहाँ पर एसोनेंस होता है, और जहाँ पर सेम साउंड चाहे वो वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो रिपीट होती हैं, कई बार एक सेंटेंस में वोवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों ही आ सकते हैं, तो वहाँ पर एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है एलिटरेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफोर, और ये बहुत ही इजी फिगर ऑफ स्पीच है। So let us see the definition of metaphor. It is a figure of speech in which two objects are compared and treated as one. Word of comparison are not used. यहाँ पर क्या है कि जब इस फिगर ऑफ स्पीच में दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर तो किया जाता है और उनको एक ही समझा जाता है, लेकिन जो कंपैरिजन करने का वर्ड होता है वो यूज नहीं होता है। मीन्स यहाँ इस फिगर ऑफ स्पीच में हमको लाइक या एज जैसा कोई भी वर्ड कंपैरिजन करने का नहीं मिलेगा। डायरेक्ट हम क्या दे देते हैं, उसको उस चीज़ की सिमिली दे देते हैं, बट वहाँ पर एज अ लाइक यूज नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, उसका हार्ट बिल्कुल गोल्ड है। यहाँ पर लाइक नहीं है कि लाइक गोल्ड, बट गोल्ड ही है। डायरेक्ट यहाँ पर सिमिली दे दी है कि he has a heart of gold and life is not a bed of roses। जीवन फूलों की सेज नहीं है।
यहाँ पर क्या नहीं है, लाइफ इज नॉट लाइक ए बेड ऑफ रोजेज। अगर यहाँ पर लाइक होता तो ये फिगर ऑफ स्पीच सिमली होता। गौतम बुद्ध वॉज लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। लाइफ क्या है, एक चलती फिरती परछाई है। तो लाइफ को डायरेक्ट यहाँ पर सिमली दे दी है कि वो एक वॉकिंग शेडो है। तो मेटाफोर जब डायरेक्ट किसी को किसी ऑब्जेक्ट की सिमली दी जाए तब वहाँ पर मेटाफोर होता है। जैसे शी इज मून, अगर हम डायरेक्ट कहें कि वह क्या है, मून है, तो यहाँ पर मेटाफोर होगा। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोली या हाइपरबॉल। तो लेट अस सी द डेफिनेशन। अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन विच थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर और वर्स। हाइपरबोल में किसी भी चीज को एग्जेजरेट करके बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहां पर हाइपरबोली होता है। तो स्पीकिंग में या राइटिंग में जब किसी भी थिंग को ग्रेटर और स्मॉलर कहा जाए, बेटर या वर्स कहा जाए, तो वहाँ हम हाइपरबोल कहते हैं। जब एग्जेजरेट करके कहा जाए थिंग्स को, तो शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वह इतना रोई कि उसके आंसुओं से समुद्र भर गया। मतलब ये एक कहना चाहिए, ये एक इम्पॉसिबल इमेजिनेशन है। और यहाँ पर जरूरत से ज्यादा क्या किया गया है, ओशन ऑफ टीयर्स। टीयर्स कभी इतने नहीं हो सकते कि वो एक ओशन बना दें, तो ये हाइपरबोल है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन वॉर, युद्ध में खून की नदियां बह गई, वॉर में रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड। तो ब्लड कभी भी इतना नहीं फ्लो हो सकता है कि वो क्या बना देगा, रिवर बना दे। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, 10,000 मैंने एक पलक झपकते ही देख लिए। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोम है, उसका नाम है डैफोडिल्स, उससे ये लाइन एक्सट्रैक्ट की गई है। तो 10,000 कोई भी एक ग्लैंस में नहीं देख सकता। यहाँ पर भी हाइपरबोल है, मीन्स बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स, वर्ल्ड फेमस नॉवेल है विलियम शेक्सपियर का हैमलेट, उससे ये लाइन जो है वो ली गई है। हैमलेट की स्पीच है कि मैं ओफेलिया को इतना लव करता हूँ कि 40,000 भाई मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा एग्जेजरेट कर दिया है। 40,000 भाई, 40,000 ब्रदर्स, 40,000 ब्रदर्स means a very big number. So now you can understand well what is the meaning of hyperbole. मीन्स किसी भी वर्ड को, किसी थिंग को बहुत एग्जेजरेट करना, तो वो हाइपरबोल होता है। नाउ सी व्हाट इज पन। पन इज ऑल्सो a figure of speech. It is the art of using one word having two or more different meaning. इस फिगर ऑफ स्पीच में टू और मोर डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं, लेकिन वर्ड एक ही यूज होता है। एक ही वर्ड हम यूज करेंगे और उसके डिफरेंट मीनिंग जो है वो यहाँ पर निकलते हैं, तो उसको हम कहते हैं पन। फॉर एग्जाम्पल, एज लाइफ इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स ऑन लिवर। लाइफ वर्थ लिविंग है, ये लिवर पे डिपेंड करता है। लिवर यहाँ पर सेंस, दो सेंस निकल रहे हैं लिवर के। एक तो वो पर्सन जो कि लाइफ को जीता है, और एक लिवर जो एक इंटरनल बॉडी ऑर्गन होता है। तो क्या लाइफ जीने लायक है, ये लिवर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पन जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। स्टोरीज का मतलब यहाँ पर कहानी से भी है, और स्टोरीज का मतलब यहाँ पर जो फ्लोर होते हैं किसी भी बिल्डिंग में, उनसे भी सेंस निकल रहा है। वर्ड एक ही यूज हुआ है स्टोरीज, लेकिन इसके मीनिंग दो निकल रहे हैं। तो पन तब यूज होता है जब किसी एक वर्ड के दो या दो से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हों, वहां पर हम कहेंगे कि यहाँ पर पन यूज किया गया है। तो पन फिगर ऑफ स्पीच। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन एक बहुत ही इजी फिगर ऑफ स्पीच है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग एंड हैविंग लाइफ। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को हम जब कंसीडर करते हैं कि वो लिविंग है, तब हम कहते हैं कि वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। हिंदी में ये मानवीकरण होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर नॉक करता है डोर को, लेकिन वंस, सिर्फ एक बार। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। ये मेटाफॉर भी है और पर्सोनिफिकेशन भी है कि लाइफ क्या है, एक चलती फिरती शेडो है। तो लाइफ को पर्सोनिफाइड कर दिया गया है और उसको
शेडो कि लाइफ एक वॉकिंग शेडो है। अब शेडो किसकी होती है? किसी लिविंग बीइंग की ही, और वॉकिंग शेडो किसी लिविंग बीइंग की ही हो सकती है, किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट की नहीं है। तो यहाँ लाइफ को पर्सोनिफाइड किया है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, डेथ ने अपने आइसी हैंड्स जो थे वो किंग के ऊपर ले कर दिए हैं, रख दिए हैं। तो डेथ कोई पर्सन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेथ को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है, और इसीलिए कहा गया है कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन होता है कि जब दो कॉन्ट्रेरी ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाए या दो कॉन्ट्रेरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक ही सेंटेंस में बताया जाए, तो वहाँ पर हम ऑक्सीमोरन को यूज करते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू ऑपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो जॉन मिल्टन की एक पोम है उससे लिया गया है, उससे लाइन एक्सट्रैक्ट की गई है कि उसके पास कुछ भी नहीं होता, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से लिया गया है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। तो एक कॉन्ट्रेरी थिंग जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। यहाँ कंट्राडिक्टरी लाइन है कि हैविंग नथिंग, कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है। तो जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आता है, अपोजिट थिंग्स आती हैं, वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, लाइफ इज इरेगुलरली रेगुलर। लाइफ इरेगुलरली तरीके से रेगुलर होती है। तो इरेगुलर और रेगुलर दोनों वर्ड्स को फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि लाइफ इज बिटरली स्वीट, लाइफ बिटरली स्वीट होती है। तो जहाँ पर दो अपोजिट थिंग्स को, दो एंटोनिम्स को यूज करते हैं, वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। इस तरह से 8 फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनकी स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत से हमारे जो मेजर फिगर ऑफ स्पीच हैं उनका नोट्स अभी मेरे पास नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके नोट्स बनाकर भी डालूंगी। आप अगर चाहें तो इसकी डेफिनेशन को और इसके एग्जाम्पल्स को नोट कर सकते हैं और उसके बाद इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा था एलिटरेशन। एलिटरेशन का ही सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। और इसका नेक्स्ट है हमारा मेटाफोर, देन हाइपरबोल, पन एंड पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन। तो ये 8 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनकी स्टडी की है। इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पैराडॉक्स, सिमिली और जो बाकी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं हम उनकी स्टडी करेंगे। तो बी कनेक्टेड, बाय बाय, हैव अ गुड डे।